हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? पहला हो गया ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। दूसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तीसरा चैप्टर है क्ले मिनरल्स। चौथा चैप्टर है कॉम्पैक्शन। पांचवा चैप्टर है इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज थ्योरी। छठवां चैप्टर है वर्टिकल स्ट्रेस। सातवां चैप्टर है कंसोलिडेशन। आठवां चैप्टर है शेयर स्ट्रेंथ। नौवां चैप्टर है अर्थ प्रेशर। 10वां चैप्टर है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। 11वां चैप्टर पाइल फाउंडेशन। 12वां चैप्टर सॉइल एक्सप्लोरेशन। 13वां चैप्टर है एक्सपेंसिव सॉइल और 14वां चैप्टर है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज थ्योरी ये वाला चैप्टर, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड पाइल फाउंडेशन, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर गेट की बात की जाए तो 8 से 10 नंबर का सॉइल मैकेनिक्स से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले देखेंगे कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, फिजिकल फोर्सेस रॉक के ऊपर काम करते हैं। मान लीजिए कोई रॉक हो गई है, उसके ऊपर से कोई रिवर बह रही है, तो उस रिवर के वाटर के कारण जो रॉक है उसके पार्टिकल्स का इरोजन हो सकता है या डिटैचमेंट हो सकता है, या फिर विंड है उसके कारण भी रॉक के पार्टिकल्स का इरोजन हो सकता है, या फिर रॉक्स में फ्रीजिंग या थॉविंग हो सकती है। फ्रीजिंग और थॉविंग का मतलब है अगर रॉक्स में क्रैक हैं तो उसमें पानी चला जाएगा। सर्दियों में क्या होगा, वो पानी जम जाएगा जिससे कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एक प्रेशर लगाएगा रॉक पे। और गर्मियों में क्या होगा, फिर वो पानी पिघल जाएगा, उसके बाद फिर सर्दियों में वो पानी जम के फिर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है, जिसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग हो जाती है रॉक्स की। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, अगर वाटर एसिडिक है या एल्केलाइज है तो वो रॉक्स के मिनरल्स के साथ क्रिया करके सॉइल का फॉर्मेशन करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर में क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो वो समय के साथ डिके होते रहते हैं, और उस डिकम्पोजिशन से जिस सॉइल का निर्माण होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। तो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से केवल इनऑर्गेनिक सॉइल का निर्माण होता है और वेजिटेटिव मैटर के डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक सॉइल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स लीड्स टू इनऑर्गेनिक सॉइल। तो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से इनऑर्गेनिक सॉइल का निर्माण होता है। एंड वेजिटेटिव डिकम्पोजिशन लीड्स टू ऑर्गेनिक सॉइल, और वेजिटेटिव डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक सॉइल का निर्माण होता है। जो क्ले होती है वो एक इनऑर्गेनिक सॉइल होती है। In the physical process of weathering, rocks get eroded due to action of water, wind, or glaciers. Physical weathering also includes disintegration of rocks due to alternate freezing and thawing action of water. तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो भी रॉक्स है वो इरोडेड हो जाती है ड्यू टू वाटर, विंड या ग्लेशियर्स के कारण, और जो फिजिकल वेदरिंग है वो फ्रीजिंग और थॉइंग के कारण भी हो सकती है। इसमें क्या है, पानी रॉक्स के क्रैक्स के अंदर जाएगा और सर्दियों में इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। अगला पॉइंट है सॉइल ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल वेदरिंग हैव सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। तो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई केमिकल फोर्स उनके बीच काम नहीं करता है। दैट इज देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स रिटेन्स ओरिजिनल मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स इरोडेड होते हैं उनका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन सेम रहता है। द सॉइल पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड बल्की पार्टिकल्स। Sand and gravel are example of soil obtained using physical weathering। तो फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल प्राप्त होती है उसके एग्जाम्पल हैं सैंड एंड ग्रेवल। केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं। सॉइल पार्टिकल्स
also formed due to chemical action of water containing acid and alkalis. It leads to the formation of particles of कोलाइडल साइज। तो कोलाइडल साइज का मतलब क्या है? पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, लेस देन 2 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोन मीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। तो जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमेशा सस्पेंशन में रहते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं। अगर पानी में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस कर दो तो वो फिर से तैरने लगते हैं, सस्पेंशन में आ जाते हैं, तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। द मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट रॉक्स। तो जो केमिकल वेदरिंग से सॉइल का निर्माण होता है उसका जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन होता है वो पेरेंट रॉक के मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन से इंटायरली डिफरेंट होता है, क्योंकि जो पेरेंट रॉक होती है उसके जो मिनरल्स होते हैं तब उससे एसिडिक वाटर या एल्केलाइज वाटर क्रिया करता है, तो जो भी मिनरल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एंड पार्टिकल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड क्ले पार्टिकल्स। और जिन पार्टिकल्स का निर्माण होता है केमिकल वेदरिंग से उनको हम लोग क्ले पार्टिकल्स बोलते हैं। हैविंग प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो प्लेट लाइक होता है, यानी प्लेट होती है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और इसके चारों तरफ वाटर है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से वाटर है, OH और यहाँ पे H। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ये ऑक्सीजन की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये टुवार्ड्स द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे एक डाइपोल बन जाता है, यानी वाटर पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे वाटर आके अटैच हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से जो क्ले होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है और जो क्ले का बिहेवियर है वो वाटर कंटेंट की क्वांटिटी बदलने के साथ साथ बदलता चला जाता है। अगर पानी कम है तो अलग उसका बिहेवियर होगा और पानी ज़्यादा है तो क्ले का बिहेवियर अलग होगा। और क्ले का यूज़ हम लोग इंजीनियरिंग वर्क में नहीं करते हैं। कोई भी फाउंडेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे क्ले का यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग कौन सी सॉइल यूज़ करेंगे? या तो सैंड करेंगे या ग्रेवल। क्ले का यूज़ नहीं करेंगे। क्ले का यूज़ कहाँ करते हैं? मान लीजिए ये कोई हम लोग डैम बना रहे हैं, तो ये कोई एक अर्दन डैम हो गया, तो इसके बीच हम लोग यहाँ पे क्ले भर देंगे। तो जो क्ले है उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है वो क्ले के बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्ले की परमेबिलिटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ये एक इम्परवियस माध्यम का काम करेगी। हैविंग लार्ज सरफेस एरिया हैंस सरफेस फोर्सेस आर प्रीडोमिनेंट। तो जो क्ले है उसमें जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सरफेस फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होते हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोग पार्टिकल को छोटा करते चले जाएंगे वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए ये कोई पनीर का इतना बड़ा टुकड़ा है और इसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं, तो यहाँ पे 2 नए सरफेस निकल आएंगे, तो उनका भी सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे भी काट देते हैं तो यहाँ पे और नए 2 सरफेस निकल आएंगे। तो जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होता चला जाता है वैसे वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता चला जाता है। Clay particles can attach with itself large quantity of water and hence behavior of clay changes significantly due to increase and decrease of water content। तो जो क्ले पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। तो जो क्ले है उसका बिहेवियर वाटर की क्वांटिटी के बदलने के साथ साथ बदलता चला जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर सॉइल के पार्टिकल्स उसी स्थान पर रह जाते हैं जहाँ पे इनका निर्माण हुआ है तो ऐसी सॉइल को हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। अगर सॉइल के पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अपने ओरिजिन से तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड वो किसी भी माध्यम से हो सकते हैं, या तो विंड, वाटर, ग्लेशियर्स या ग्रेविटी के कारण ये सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्टेड हो सकते हैं। तो फिर उस सॉइल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। If the soil particles are still located at location where it formed, then the soil is called residual soil. Otherwise, if soil particles are transported from the place of its origin due to water, wind,
ग्लेशियर और ग्रेविटी weak at transported soil. Residual soils in general have better engineering properties as compared to transported soil. तो जो रेसिडुअल सॉइल होती है उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बेटर होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेड सॉइल. अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी सॉइल आर क्लासिफाइड एज. तो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर सॉइल को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं. तो पहले नंबर की सॉइल की बात करते हैं, एलुवियल सॉइल. देखिए जो भी रिवर बहती हैं प्लेन एरियाज़ में वो अपने साथ सेडिमेंट लेके चलती हैं. तब ये रिवर शुरू होती हैं तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स लेके चलती हैं, फिर उनका सेटलमेंट होता है, और जो उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका सेटलमेंट थोड़े आगे चल के होता है. उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका सेटलमेंट और थोड़े आगे चल के होता है, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका सेटलमेंट समुद्र में गिरने से पहले होता है. देखिए जनरली होता क्या है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो तो सस्पेंशन में रहते हैं, लेकिन समुद्र के पास जाने पे क्या होता है, वहाँ पे कोगुलेशन हो जाता है. वहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल, वो एक दूसरे से चिपक के इकट्ठा हो जाते हैं और एक बड़े सेटलेबल पार्टिकल का निर्माण करते हैं. फिर इन पार्टिकल्स का वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है. ठीक है. तो जो एलुवियल सॉइल है ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर वाटर. तो होता क्या है, कभी कभी जो रिवर है उसमें ज़्यादा फ्लो होता है तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो आगे जाके सेटल होते हैं. कभी कभी क्या होता है, रिवर में कम फ्लो होता है तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो पहले ही सेटल हो जाते हैं, और कम फ्लो होगा तो वहाँ पे जो उससे छोटे पार्टिकल हैं वो सेटल हो जाएंगे. अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो आगे सेटल होंगे. तो इस प्रकार से लेयर बाय लेयर सेटल होते चले जाते हैं और अलग अलग लेयर्स का निर्माण होता है. ठीक है. तो जो एल्यूवियल सॉइल है उसका निर्माण ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर वाटर के कारण होता है. अगले नंबर की बात करते हैं, लैकस्ट्राइन सॉइल. सॉइल डिपोजिट बाय स्टिल वाटर इन लेक्स. तो जो लेक्स में वाटर होता है वो तब स्टिल हो जाता है, वो तब ठहर जाता है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं तब वो सेटल हो जाते हैं, तो लैकस्ट्राइन सॉइल का निर्माण होता है. थर्ड नंबर का है मरीन सॉइल. सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय सी वाटर इज कॉल्ड मरीन सॉइल. अगली सॉइल है एओलियन सॉइल. सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड. देखिए जो विंड होती है जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को दूर तक ले जा सकती है, लेकिन अगर उस विंड की स्पीड कम है तो बड़े पार्टिकल्स जल्दी सेटल हो जाएंगे. तो जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतने दूर तक इस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. पाँचवें नंबर की सॉइल है ग्लेशियल सॉइल. सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स. देखिए जो एल्यूवियल सॉइल होती है उसमें क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो सेटल होते चले गए, सेटल नीचे होते चले गए, और उसके ऊपर पानी बह रहा है. ठीक है. तो कुछ डेप्थ तक पानी बह रहा होगा, तो उस डेप्थ के पानी का प्रेशर उन सॉइल के पार्टिकल्स पे आता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है. लेकिन जो एओलियन सॉइल है वहाँ पे पार्टिकल्स एक के ऊपर एक आ रहे हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो एल्यूवियल सॉइल है उसकी पोरोसिटी कम होती है. तो नोट की बात करते हैं, एओलियन सॉइल इज हाईली पोरस एंड फ्राइबल. एल्यूवियल सॉइल्स आर राउंडेड. तो जो एल्यूवियल सॉइल है वो राउंडेड होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं, शार्प कॉर्नर्स, वो वाटर के फ्लो के कारण वो घिस जाते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो राउंडेड हो जाते हैं. तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस नेम्स ऑफ सॉइल, जैसे हो गई है बेंटोनाइट, ब्लैक कॉटन सॉइल, और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसकी नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देखना मत भूलिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.